वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के लिए। और ये हमारी पहली वीडियो है इस वीडियो सीरीज की और साथ ही में पहली वीडियो है हमारे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर के लिए भी। अब देखिए, हो सकता है आप लोग अलग अलग बुक को प्रेफर करते हो, अलग अलग बुक से आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, या सिंपली आपके जो चैप्टर के नेम्स हैं वो आपको आगे पीछे मिल सकते हैं। चैप्टर के नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, टॉपिक आपको आगे पीछे मिल सकते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली सीरीज के अंदर जितना भी हमारा सिलेबस है क्लास 12th सीबीएसई का, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बार जैसे ही हमारा सिलेबस पूरा होता है तो उसके बाद कुछ यहाँ पे सैंपल पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि जो आपका बोर्ड का एग्जाम है क्लास 12th का, इसका जो आपका पैटर्न है वो भी आपको समझ में आए और पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो भी हमको क्लैरिटी हो। और हर एक वीडियो के साथ आपको यहाँ पे वीडियो नंबर भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो नंबर 1 है तो वीडियो नंबर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में जो चैप्टर है तो चैप्टर का जो वीडियो नंबर है वो भी आपको मिलेगा। और पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है, इसका जो लिंक है आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन जो आता है इस पे क्लिक करके भी आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा पाइथन रिवीजन टूर। अब देखिए, पाइथन रिवीजन टूर के अंदर हमने क्या सीखना है, जितना भी हमने क्लास 11th के अंदर डिस्कस किया था पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे रिवाइज करना है। अब देखिए, रिवीजन का चैप्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, इसको हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपको क्लास 11th में कोई कंफ्यूजन हो या सिंपली आपने नहीं पढ़ा तो भी आपको क्लास 12th के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, पाइथन रिवीजन टूर। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट। अब देखिए, पाइथन की बात हम अभी करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैरेक्टर सेट आखिर बोला किसे जाता है। देखिए, कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हैं, भले वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, या इन जनरल अगर हम बात करें हिंदी है, इंग्लिश है, हर एक लैंग्वेज का एक खास कैरेक्टर सेट होता है। अब कैरेक्टर सेट होता क्या है, इसके अंदर वो सारे के सारे सिंबल्स आते हैं जो कि वो उस लैंग्वेज में यूज होते हैं, यानी उस लैंग्वेज को लिखने में जो सिंबल यूज होते हैं, या सिंपली वो लैंग्वेज आपका रिकॉग्नाइज करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ सिंपली इंग्लिश का, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इंग्लिश जब आपने सीखी थी तो सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टर सेट सीखा था, यानी कि इसके कैरेक्टर सेट में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें अल्फाबेट्स आते हैं, आपका A to Z, भले वो लोअर केस हो या अपर केस हो। इसके अलावा आजकल तो इसमें आपके नंबर्स भी हम यूज कर लेते हैं। इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो उसमें नंबर्स भी हमारे यूज होते हैं 0 to 9, या इसके अलावा इसमें कुछ सेपरेटर्स होते हैं जिनको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं, जो मेनली इंग्लिश का आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपका कॉमा है, या आपका सेमीकोलन है, या आपका क्वेश्चन मार्क है, या सिंपली डैश है। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश का एक कैरेक्टर सेट है। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर सेट देखा। कैरेक्टर सेट के बाद जब हमने कैरेक्टर सीखे, अल्फाबेट सीखे, तो इन अल्फाबेट्स के साथ हमने क्या किया, हमने इनको मिक्स किया और सबसे पहले हमारे वर्ड्स निकल करके आए, यानी कि हमने वर्ड्स सीखे। और जब हमने वर्ड सीखे तो हमने जब वर्ड्स की मीनिंग को सीखा, उसके बाद हमने मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन किया, यानी कि वर्ड्स प्लस वर्ड्स करके हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस बनाने सीखे। तो हमारे सेंटेंसेस इसके बाद बनते थे। अब ये सेंटेंसेस हमारे सही हैं या गलत हैं, इसको चेक करने के लिए हमने जब इन वर्ड्स को कंबाइन किया तो सिंपली हमने यहाँ पे अप्लाई करी थी इंग्लिश की जो ग्रामर है। यानी कि सबसे पहले हमने कैरेक्टर से वर्ड बनाना सीखा, देन वर्ड को हमने कंबाइन किया, देन सिंपली हमने इसमें ग्रामर अप्लाई करी, जिससे कि हमारा जो इसका जो सिंटेक्स है या स्ट्रक्चर है वो एकदम सही आता है। तो यही काम हमने यहां पे भी करना है, यानी कि पाइथन का भी हमारा सेम काम है। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट में क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले इसमें आपके अल्फाबेट्स आते हैं। अल्फाबेट्स इसके अंदर आएंगे जो कि आपका A to Z लोअर केस में हो या A to Z आपका अपर केस में हो। इसके अंदर हमारे डिजिट्स आते हैं या सिंपली नंबर्स आते हैं 0 to 9, या इसके अलावा इसके अंदर हम सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में हमारे पंक्चुएटर्स हैं, सेपरेटर्स भी जिनको बोला जाता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे सिंबल्स इसके अंदर हमारे आएंगे। आपने देखा होगा क्लास 11th में कॉमा हो या सेमीकोलन हो या सिंपली प्लस हो, माइनस हो, आपके करली ब्रेसेस, सॉरी आपके स्मॉल ब्रैकेट हो या पैरेंथेसिस जिनको बोला जाता है, या सिंपली करली ब्रेसेस हो, बिग ब्रैकेट हो, या आपका कोई और सिंबल इसके अंदर आपका आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो सबके सब सिंबल्स में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, इसके अलावा आपका डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो इस तरीके से जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल भी इसके कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ व्हाइट स्पेसेस भी इसमें आते हैं। अब व्हाइट स्पेसेस सिंपली होते क्या है, ऐसे सिंबल्स जो डायरेक्टली आप कीबोर्ड से नहीं डाल सकते या सिंपली आपको दिखेंगे नहीं, जिसमें आपको कंबाइन करना पड़ता है मल्टीपल कीज को। इन जनरल बात की जाए तो जिस तरीके से हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, डायरेक्टली नहीं होता, हम मल्टीपल कीज वहां पे यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल के तौर पे पाइथन के अंदर आप जब एंटर की वहां पे प्रेस करेंगे या आप सिंपली वहां पे स्पेस बार प्रेस करेंगे, तो एंटर में यहाँ पे लिख देता हूँ,
जैसे एंटर है, नई लाइन में आपने आना है, या स्पेस है जो आपको दिखेगा नहीं या सिंपली आपको दिखता नहीं है, लेकिन उनकी भी वैल्यू होती है और जिनको कंबाइन किया जाता है मेनली। इसके अलावा आपके सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स में इसमें सारे के सारे जो हमारे आस्काई कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था इसे। इसके अलावा आपका यूनिकोड है, यानी कि यूनिकोड करेक्टर हो या आपका आस्काई कोड करेक्टर हो, ये सारे के सारे आपके पाइथन जो है इसमें सपोर्ट होते हैं। तो सिंपली ये आपका क्या है, ये करेक्टर सेट है पाइथन का, यानी कि इन सभी चीज़ों को आपका जो पाइथन का कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं, इट इज अ set of all the valid characters या सिंपली सिंबल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, that can be recognized by compiler या सिंपली इंटरप्रेटर। और ये आपकी जो डेफिनेशन है केवल पाइथन के लिए नहीं है, आप सी पढ़ें, C++ पढ़ें, हर जगह जो इसका करेक्टर सेट होता है उसकी डेफिनेशन यही है, यानी कि उन सभी वैलिड करेक्टर्स या सिंबल्स का आपका सेट जो कि उस लैंग्वेज के इंटरप्रेटर या कंपाइलर द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये तो हमारा था आपका करेक्टर सेट। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है टोकन्स। अब देखिए टोकन्स होता क्या है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको कि आपका आइडेंटिफायर या इंटरप्रेटर पहचान पाता है। इंग्लिश के तौर पे जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस है तो उसमें हर एक जो आपका वर्ड है, हर एक जो आपकी चीज़ें हैं उसको हम पहचान पाते हैं, कौन सा उसमें नाउन है, प्रोनाउन है या पंक्चुएटर्स कौन से हैं, वर्ब्स कौन से हैं, ऐसे हम पहचानते हैं। तो उसी तरीके से जब हम पाइथन का कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं आपका टोकन्स के अंदर। तो टोकन्स होते क्या हैं, इसको हम लेक्सिकल यूनिट्स भी बोलते हैं, लेक्सिकल यूनिट्स, और ये सिंपली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे बेसिकली 5 जो हमारे टोकन है इनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड्स आपके हैं या आपके आइडेंटिफायर्स यहाँ पे हैं, आइडेंटिफायर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या आपके लिटरल्स आते हैं, लिटरल्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पंक्चुएटर्स हैं जिनको सेपरेटर्स भी बोला जाता है। ये आपने ऑलरेडी सारा का सारा पढ़ा हुआ है क्लास 11 के अंदर, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें ना रहे। इसके अलावा ऑपरेटर्स हैं, तो एक करके इनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और एक बार सबसे पहले इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देखूं, आपने क्लास 11 के अंदर प्रोग्रामिंग की होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे लिखूं a=10, एक आपका वेरिएबल है जिसमें 10 मैंने वैल्यू असाइन कर दी, एंड सिंपली एक मैं लूप यहाँ पे चलाता हूँ फॉर x इन रेंज, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल ये 0 से चले और ये 10 तक चले, क्योंकि ये कम चलता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, वैसे हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं डिस्कस क्लास 11th में। देन प्रिंट में मैंने सिंपली मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया a मल्टीप्लाई टू सिंपली आपका x, तो सिंपली रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, देन 1, देन 2, एंड यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई होते हुए इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपका सिंपल एक प्रोग्राम, इसको अगर हम माने तो इसके अंदर आपके टोकन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए a हमने यहाँ पे लिखा, तो a हो या आपका x हो या सिंपली आपका a एंड x यहाँ पे हैं, ये सब के सब आपके क्या है, इन सबको आपका बोला जाता है यहाँ पे आइडेंटिफायर्स, यानी कि ये यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, वेरिएबल्स हैं। तो ये सिंपली हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, सबके सब आइडेंटिफायर्स इनको बोला जाता है। या सिंपली यहाँ पे देखिए 0 है या 11 है, ये सिंपली हमारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यानी कि ये लिटरल्स हैं, लिटरल्स को कांस्टेंट वैल्यू बोला जाता है। इसको भी हम डीप में और समझने वाले हैं, खाली एक एग्जांपल है। तो ये आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये लिटरल्स हमारे हैं। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे देखिए सिंबल्स काफ़ी यूज़ हैं, जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ है, या इक्वल्स टू जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, या कोलन है, या ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये सब के सब हमारे पंक्चुएटर्स हैं जिनको हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं, जो सिंपली आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। या इसके अलावा है यहाँ पे हमारा कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हमारा फॉर है, ये कीवर्ड है, यानी कि जो प्री डिफाइंड या हमारे प्री वर्ड होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, या इन जनरल इंग्लिश की अगर बात करें, इसमें कुछ वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग फिक्स होती है, मदर है, फादर है, हिल है,
है या आपका व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, इनकी मीनिंग पहले से फिक्स है। तो ये क्या है, प्री रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। लेकिन जब जो हम नाम रखते हैं, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, ये नाम हम खुद रखते हैं, तो इसमें कोई रूल्स नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, आपके कुछ प्री वर्ड्स हैं जिनको कीवर्ड्स बोला जाता है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी हैं, प्रिंट है, रेंज है, इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। या आपका इन है जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम एक एक करके जो हमारे यहाँ पे टोकन्स हैं इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। और अगर आप चाहें इस चीज का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें नोट्स के लिए, तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। बाय वन सभी टोकन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। अब जो कीवर्ड्स हैं इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोला जाता है, क्योंकि आपके कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि इनकी जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारा इफ है, तो इफ आपका एक कंडीशनल या सिलेक्शन स्टेटमेंट है। जब भी हम इसको यूज करते हैं तो वहाँ पे हमको एक कंडीशन या सिलेक्शन करना होता है। वैसे ही हमारा वाइल है या फॉर है, या आपका इटरेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि लूपिंग में यूज होते हैं। वैसे हमारा इंपोर्ट है, जिससे कि हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, या डेफ है जिससे आगे चल के हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो इनकी मीनिंग जो है, इनका जो काम है ऑलरेडी डिफाइंड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सिंपली इसके नोट्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोला जाता है। तो सिंपली कीवर्ड्स में हम लिख सकते हैं, दीज आर द प्रीडिफाइंड वर्ड्स, these are the predefined words in Python programming, in Python programming reserved for specific work, रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक वर्क। यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जिनका जो काम है वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फिक्स होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे आपका इफ़ है, या सिंपल एलिफ हमने देखा था, या सिंपली इसमें हम इंपोर्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मॉड्यूल इंपोर्ट होता हो, या ट्रू फॉल्स हमारा है जो कि बूलियन वैल्यूज़ हमारी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली डेफ, जिससे कि सिंपली आप डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन को। अभी हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल है, ETC में इसके आगे लिख देता हूँ। और भी हमारे एग्जांपल हैं आपके कीवर्ड्स की, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी हमारी प्रोग्रामिंग में फिक्स होती है। तो ये तो हमारा सा पहला टोकन। अब हम दूसरा टोकन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंचुएटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पंचुएटर्स, अब जो पंचुएटर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर आपके पंचुएटर्स हैं, यानी कि जो स्पेशल सिंबल्स हैं, तो इनका जो काम होता है मेनली प्रोग्रामिंग के अंदर वो होता है लाइन ऑफ कोड को, या प्रोग्रामिंग का जो आपका कोड है उसको ऑर्गेनाइज करना। तो इनको सेपरेटर्स भी बोला जाता है, मेनली सेपरेटर्स भी इनको बोला जाता है। और इसमें हम लिख सकते हैं, दीज आर द स्पेशल सिंबल्स यूज्ड for organizing. These are the special symbols used for organizing Python code. पाइथन कोड को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका यहाँ पे सिंपली पैरेंथेसिस है, या सिंपली बिग ब्रैकेट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आपका लिस्ट में भी यूज़ होता है लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए। वैसे हमारा यहाँ पे हैश का सिंबल है जिससे हम कमेंट लिखते हैं, या हमारा कॉमा हो, या सिंपली आपका सेमीकोलन हो। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं पंचुएटर्स का, यानी कि ये सेपरेटर्स हैं जो सिंपली ऑर्गेनाइज करते हैं और यूज़ होते हैं पाइथन की कोडिंग के लिए। तो अगला हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं थर्ड टोकन, जिसमें हम लिखते हैं आइडेंटिफायर्स। अब देखिए, आइडेंटिफायर से सिंपली हमारे नेम्स होते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हमने नेम देने होते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। यानी कि आपका सिंपली नेम्स इसको बोला जाता है, इनको नेम्स भी बोला जाता है। और ये मेनली हमारा जो प्रोग्रामर है वही देता है। फॉर एग्जांपल हमको फंक्शन का नाम देना हो, लिस्ट को डिक्लेयर करना हो, तो उसके लिए जो वेरिएबल है उसका नाम देना हो, तो वो सिंपली आपका आइडेंटिफायर कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दीज आर द नेम्स, these are the names given by programmer. These are the names given by programmer in a programming language. In a programming language.
अब देखिए रियल लाइफ के अंदर जो नेम्स होते हैं वो डायरेक्टली उसको देने में कोई रूल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं, जो नेम्स हैं, इनको डिक्लेयर करने के लिए, इनको देने के लिए कुछ रूल्स भी यहाँ पे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपली हमारे रूल्स हैं। सबसे पहला जो रूल है कि जब भी हमको आइडेंटिफायर देना होता है तो उसमें हम केवल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं और आपका अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ वी कैन ओनली यूज़ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि A to Z अपर केस हो या लोअर केस हो। इसके अलावा हमारे डिजिट्स या सिंपली नंबर्स 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंपली आपने देखा होगा इस तरीके का सिंबल हमारा होता है। तो इनके अलावा आप कुछ और यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आपके स्पेशल सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल @ है, डॉलर का सिंबल है, तो इनको भी आप यूज़ नहीं कर सकते। जब भी आप आइडेंटिफायर नेम यहाँ पे देंगे तो उसमें केवल अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर हमारा आता है। इसके अलावा names cannot start with digit या नंबर। जो आपके नेम्स हैं ये कभी भी आपका डिजिट या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है या फंक्शन का नेम डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड अगर मैं बोलूँ तो हेलो वर्ल्ड जैसे मैंने लिखा तो ये तो आपका वैलिड है, ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मैं इसको 1 हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो ये नहीं चलेगा, यानी कि आपका ये डिजिट से या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल इसको बोलूँ हेलो 1 है तो ये तो चल जाएगा, या हेलो है या हेल है फिर 1 है फिर ओ है, तो ये भी आपका चल जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे नेम है इसमें स्टार्टिंग में आपका कोई भी डिजिट या नंबर नहीं आना चाहिए, उसके बाद में आपका आ सकता है। वैसे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं लेकिन गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम चलो यहाँ पे यूज करता हूँ सुमित बिस्ट, तो मैंने ये जैसे यहाँ पे लिखा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को मैं बीच में या तो क्लोजअप मेरा हो पूरा एक ही साथ यहाँ पे मैं लिखूँ, या इन दोनों के बीच में आपका अंडरस्कोर हो या आपका कोई यहाँ पे डिजिट में लिख सकता हूँ, तो ये आपका चलता है। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे एक एरर होती है। तो यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी नंबर से, और पूरे के पूरे में आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा क्लोजअप में वो होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। अब कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है, जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू है, इफ है या डेफ है, इनको हम एज अ आइडेंटिफायर नेम यूज नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए हमको एक वेरिएबल यहाँ पे बनाना है सिंपली इंपोर्ट नाम से, तो ये सिंपली हमारा गलत हो जाएगा, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। लेकिन इसको अगर आप अपर केस में लिखते हैं तो चलता है, क्योंकि जो यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो इसको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, इंपोर्ट अगर आप लिखते हैं आई कैपिटल अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटली ऑल राइट है, यानी कि ये चलता है। यानी कि आप यहाँ पे जो एग्जैक्ट यूज होता है एज अ कीवर्ड उसको आप यूज नहीं करेंगे। जैसे इफ है, अगर इफ में आप कुछ इस तरीके से वैल्यू डालते हैं तब तो ये गलत है, तब तो ये आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप इसको कैपिटल बना देते हैं तो ये अब चल जाएगा, यानी कि क्योंकि आपका जो कैपिटल इफ है ये आपका कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होता है। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट कि आपके जितने भी आइडेंटिफायर्स नेम होते हैं ये आपके केस सेंसिटिव होते हैं। तो दीज नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब सिंपल क्या होता है, यानी कि लोअर केस अलग होगा, अपर केस अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, तो ये एक अलग वेरिएबल है या अलग आइडेंटिफायर नेम है। इसके अलावा अगर मैं इसको लोअर केस में यूज करूँ तो ये आपका यहाँ पे अलग है, या पूरा ही मैं इसको कैपिटल करूँ इस तरीके से तो ये अलग है, या मैंने पूरा कैपिटल किया HELL और लास्ट में O मैंने स्मॉल कर दिया तो ये भी अलग है। तो ये चारों यहाँ पे अलग अलग हैं। यानी कि जिस तरीके से रियल लाइफ में हमारे पासवर्ड्स होते हैं, पासवर्ड हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आइडेंटिफायर नेम्स होते हैं ये भी हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये हमारे कुछ टोकन्स से कुछ और टोकन्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साथ में आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जो टोकन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है लिटरल्स, और लिटरल्स मेनली आपका कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। देखिए जनरली भी भले आपका मैथमेटिक्स हो, भले आपका प्रोग्रामिंग हो, उसमें दो तरीके की वैल्यूज होती हैं। एक होती है आपकी वेरिएबल्स, यानी कि जो वैल्यू आपकी चेंज होती हैं, और दूसरे हमारे होते हैं कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स वैल्यू, जो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती हैं। तो इन्हीं कांस्टेंट वैल्यूज को पाइथन प्रोग्रामिंग में लिटरल्स कहा जाता है। तो सिंपली लिटरल्स को हम यहाँ पे समझेंगे एक चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको एक समरी भी यहाँ पे मिले कि कौन कौन से लिटरल होते हैं और उनको कौन कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो हमारा टॉपिक है लिटरल्स या सिंपली इनको वैल्यूज भी बोला जाता है, और सिंपली मोर एक्यूरेटली अगर मैं बोलूं तो इनको कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यूज कहा जाता है।
फिक्स्ड वैल्यूज इनको बोला जाता है। तो कौन कौन से होते हैं इसको हम चार्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक लिटरल्स को, यानी कि जो आपका नंबर से रिलेटेड है न्यूमेरिक लिटरल्स। देन हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स ये ऑलरेडी सब चीज़ हम क्लास 11th में तो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम कुछ स्पेशल लिटरल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पेशल लिटरल्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका नन आता है, मेनली एक ही यहाँ पे होता है जो आपका दिखाता है कि कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके अलावा हमारे बूलियन लिटरल्स भी होते हैं, और इसके अलावा आपका लिटरल कलेक्शंस भी होते हैं, या कलेक्शन लिटरल्स भी हम इनको बोल सकते हैं। कलेक्शंस जिसमें आपका मल्टीपल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्लास 11th में लिस्ट के अंदर हम करते हैं, टपल हमारे होते हैं, डिक्शनरी होती है, तो ये सब हमारा कलेक्शंस के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिक लिटरल्स से। अब न्यूमेरिक लिटरल्स के मेनली यहाँ पे हमारे 3 पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इंटीजर पार्ट। अब इंटीजर के बाद अगला है हमारा फ्लोट या फ्लोटिंग लिटरल्स, या फ्लोटिंग पॉइंट भी इनको बोला जाता है। और फाइनली हमारा यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इंटीजर तो आपको पता है, इंटीजर आपके नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 5 है या 8 है, -15 है, ये आपके इंटीजर। लेकिन इसको भी हम यहाँ पे 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे क्लास 11 के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है डेसिमल, यानी कि डेसिमल फॉर्म में। दूसरा हमारा आता है ऑक्टल या ऑक्टल नंबर, आपने डिस्कस किए थे क्लास 11th में, हमने इनको सीखा था। यह आपका हेक्साडेसिमल। अब देखिए जो यहाँ पे डेसिमल है तो नॉर्मल है, डे टू डे लाइफ में जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। यानी कि इसके एग्जांपल डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, जैसे 0 है, 8 है, -15 है, 200 है, ये जितने भी एग्जांपल हैं डेसिमल के एग्जांपल हो गए। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको पता है, जिसमें केवल हम 0 to 7 ही जो हमारे नंबर से इनको यूज़ करते हैं, जिसका बेस आपका 8 होता है, यानी कि 8 सिंबल इसमें यूज़ होते हैं। और इसको लिखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं आपका 0O के साथ, यानी कि कोई भी ऑक्टल नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0O, एंड देन हमारा वो नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 71, तो ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, क्योंकि आपका 0O से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 0O89, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें हमारा ना तो 8 यूज होता है ना तो 9 यूज होता है। लेकिन इसमें अगर हम लिखते हैं 7 and 7, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करता है। उसी तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल जो हमारा इसमें आप इसका जो बेस था वो हमने देखा था कि 16 होता है, यानी कि इसमें आपके जो सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 9 यूज होते हैं, और उसके बाद A to F हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि टोटल 16 सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 0x, यानी कि 0x। उसके बाद आप इन सिंबल्स में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0x1 में सिंपल ही लिखूं, या मैंने लिख दिया 0xANB, तो ये भी आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये इसके ही पार्ट है, यानी कि ये हेक्साडेसिमल के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि सिंपली जिसको हम बोलते हैं आपका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारा 2.4 है। अब इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपका e यूज होता है, या सिंपली आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये आपका प्लस माइनस दोनों में ही चलता है, यानी कि आपका कोई सिंबल नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट प्लस है, और अगर कोई सिंबल हम देते हैं तो आपका माइनस में होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें हम फ्रैक्शनल नंबर यूज करते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपने शायद क्लास 11th में डिस्कस किया होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपका एक रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अब वहां पे शायद हम लिखते हैं a + bi के यहाँ पे इस तरीके से, जिसमें a आपका रियल पार्ट होता है और बी आई ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इसको हम डिनोट करते हैं ए और बी, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आई की जगह हमारा जे आता है, यानी कि एक आपका रियल पार्ट, एक आपका इमेजिनरी पार्ट। आगे जाके हम देखेंगे जब हम इसका टाइप यूज करते हैं, आप चाहे तो 2 को ऐड भी कर सकते हैं, मेनली हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था। और आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी हमारी तो इसको हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप वाले, जब हमारा टॉपिक आएगा तब इसको हम और डीप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स, यानी कि स्ट्रिंग के जो कांस्टेंट हैं ये भी आपके मल्टीपल टाइप के हैं। एक तो आपका यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, सिंगल लाइन, और एक दूसरा आपका मल्टी लाइन यहाँ पे हो गया, मल्टी लाइन यहाँ पे है। तो सिंगल लाइन में तो सिंपल है, फॉर एग्जांपल ए नाम का मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे लिया और उसमें सिंगल लाइन में, अब आप इसको सिंगल कोट्स में दे सकते हैं, डबल कोट्स में दे सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी आप दे सकते हैं। अब अगर आप सिंगल कोट्स में देना चाहें, फॉर एग्जांपल ए में मैंने यहाँ पे एच लिखा, तो ये भी आपका स्ट्रिंग आती है। या ए इक्वल्स टू में पूरा का पूरा यहाँ पे सिंगल कोट्स में हेलो लिखता हूँ, तो ये भी हमारी स्ट्रिंग है। या इसी चीज को मैंने यहाँ पे ए इक्वल्स टू आपका डबल कोट्स में ए लिख दिया,
या ए इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो लिख दिया, तो ये सिंगल लाइन आपके स्ट्रिंग है, यानी कि एक ही लाइन में जो आते हैं इसको आप सिंगल कोट्स में दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी आप दे सकते हैं। अब जो मल्टी लाइन है इसमें सिंपली आप यूज करते हैं स्लैश का, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे हेलो लिखना है और हेलो को मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, मैंने लिखा HELL और O मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा, तो ये सपोर्ट नहीं करता है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं तब भी ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं मल्टी लाइन में लिखना, वैसे तो नॉर्मली ऐसा करते नहीं, अगर एक सिंगल वर्ड है तो एक ही लाइन में आप लिखेंगे, लेकिन अगर आप चाहें थोड़ा क्रिएटिव बनना तो आप इसको कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे एक स्लैश यूज करें तब आपका ये फॉर्मेट जो है चलता है, यानी कि तब अगर आप नेक्स्ट लाइन में O लिखते हैं या कोई भी आप वेरिएबल लिखते हैं उसका सम कुछ पार्ट आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, क्लोज करेंगे स्लैश के बाद, तो ये आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, यानी कि तभी आपका सपोर्ट करता है। इसके अलावा मल्टी लाइन में आप कमेंट भी आपने लिखा होगा, कमेंट भी हम करते हैं ट्रिपल कोट्स में इस तरीके से, देन हम लिखते हैं तो आपका कमेंट होता है। कमेंट के ऊपर भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका मल्टीपल कोई काफी ज्यादा बड़ा फॉर एग्जांपल एड्रेस कहीं पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं और किसी चीज का डिस्क्रिप्शन आप बना रहे हैं, तो वहां पे आप मल्टी लाइन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक लंबा सा कोई एक कमेंट लिखना है या कोई सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए हम मल्टी लाइन यूज कर सकते हैं और सिंपली उसके लिए हम ट्रिपल कोट्स यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, देन यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइंस में अपने जो मेरा डेटा है वो मैंने यहाँ पे लिखा, देन सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो ये एक ही वेरिएबल में सारा का सारा डेटा मेरा आ जाता है। यानी कि मल्टी लाइन करने का एक तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ पे ट्रिपल कोट्स को यूज करना है। तो ये तो है हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स। देन हमारा आता है यहाँ पे स्पेशल लिटरल, जिसमें आता है नन, यानी कि ये दिखाता है कि कोई भी वैल्यू हमारे वेरिएबल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ A इक्वल टू नन, और तो ये सिंपली दिखाता है कि a एक ऐसा वेरिएबल है जो सिंपली किसी भी वैल्यू को नहीं दिखाता है, तो ये सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू है, नन है। इसको अगर आप प्रिंट के अंदर डाल के प्रिंट करवाते हैं तो वहां पे भी आपका नन आता है, और टाइप अगर आप देखेंगे तो भी ये नन आएगा, क्योंकि स्पेशल लिटरल आता है, सिंपली दिखाता है कि कोई भी वेरिएबल किसी भी वेरिएबल इस वेरिएबल के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये आपका स्पेशल लिटरल्स के अंदर इसको डाला गया है। इसके अलावा हमारा बुलियन लिटरल, अब बुलियन में क्या होता है, दो ही वैल्यू होती है। बुलियन अलजेब्रा में हमने देखा ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे भी सेम है, यानी कि इसके अंदर केवल दो वैल्यू होंगी, ट्रू एंड फॉल्स। अब एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए a इक्वल टू 10 मैंने लिखा, b इक्वल टू मैंने 20 लिखा, और सिंपली अगर मैं प्रिंट के अंदर कर देता हूं कुछ इस तरीके से a इज लेस देन b या कुछ और मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज करता हूं, तो ये रिजल्ट जो मुझे देने वाला है ये आपका कांस्टेंट होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी कि किसी भी कंडीशन का जो रिजल्ट मुझे मिलता है बूलियन में मिलता है। अब इसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अब यहाँ पे a जो है लेस है, तो इसका आंसर सिंपली आपको यहाँ पे ट्रू मिल जाता है, यानी कि आपका एक बूलियन लिटरल है, बूलियन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारा कलेक्शंस, अब कलेक्शंस भी आपने देखा होगा कोई हमारे फिक्स होते हैं, जैसे हमारे टपल्स हैं, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू मैंने लिखा 5 8, या इसके अंदर हेलो भी मैंने डिक्लेयर कर दिया एक वैल्यू के तौर पे, तो ये क्या है, ये आपके कलेक्शंस हैं। तो कलेक्शंस भी आपके यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और आप चाहें तो इसको रीड भी करा सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से रीड कराते हैं। तो ये कलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टपल है, वैसी हमारी लिस्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज जिसमें हमारा कॉमा के बाद आती हैं, तो ये आपकी लिस्ट है, ये भी हमने डिस्कस किया था 11th के अंदर, तो इसको भी हम आगे और थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लिटरल भी खत्म होता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आप इसको एज अ नोट्स यूज करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब एक और हमारा यहाँ पे टोकन बचा हुआ है ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, और ऑपरेटर जो आपका टॉपिक है वो आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि कौन से ऑपरेटर का एग्जैक्टली क्या काम है, तो उसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में। तो इसी के साथ ये वीडियो में हमारा खत्म होता है वीडियो नंबर 1। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2।